आज सबसे पहला आर्टिकल हम बेटा पढ़ रहे हैं, आर्टिकल नंबर 12। आर्टिकल 12 ये पता है किसको डिफाइन करता है? स्टेट को। और यहां पे स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की पहली आर्टिकल पढ़ रहे हैं, दैट इज आर्टिकल नंबर 12, पेज नंबर 28 पे है। ठीक है, इसमें हम क्या सीखेंगे? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। और यहां पे स्टेट का मतलब क्या होता है बेटा? गवर्नमेंट। स्टेट का मतलब क्या होता है यहां पे? गवर्नमेंट। ठीक है, नाउ स्टेट की डेफिनेशन में हमने क्या बोला, कौन कौन लोग स्टेट की डेफिनेशन में आएंगे? तो देखो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, इसका एग्जैक्ट डेफिनेशन जब मैं जनरल क्लॉज एक्ट पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेफिनेशन क्या है। अभी के लिए रट्टा मारो। दूसरा, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो पार्लियामेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट आपकी गवर्नमेंट है, यानी स्टेट उसको बोलना है। थर्ड, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट, मतलब जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, यूपी हो गया, बिहार हो गया, ठीक है, चेन्नई हो गया, ये सब जितने भी स्टेट्स हैं, महाराष्ट्र हो गया, इन सब का गवर्नमेंट अपने आप में क्या है बेटा? गवर्नमेंट है। नेक्स्ट, द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, मतलब हर एक कंट्री का लॉ मेकर भी क्या कहलाता है? गवर्नमेंट। जो लॉ बनाएगा वो भी क्या कहलाएगा? गवर्नमेंट। नेक्स्ट, ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटीज, जितनी भी लोकल अथॉरिटीज है, अदर अथॉरिटीज है, वो भी किसकी डेफिनेशन में आएगा? स्टेट। अब आपके माइंड में सबसे बड़ा सवाल आ गया, अमित सर ये लोकल अथॉरिटी क्या होता है और अदर अथॉरिटी क्या होता है? लोकल अथॉरिटी मतलब लोकल बॉडीज। मुझे बताओ मुंबई की लोकल बॉडीज कौन है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। हर एक स्टेट का हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन होता है। तो सबसे बड़ी लोकल बॉडी वही होती है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। देखो नीचे मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया है। लोकल अथॉरिटी में म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आएगा, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड आएगा, पंचायत। गांव में होता है ना पंचायत, लोगों के झगड़े सॉल्व करने के लिए, वो क्या है? लोकल अथॉरिटी। ठीक है, अच्छा अदर अथॉरिटी में कौन कौन आएगा? अगेन मैंने एग्जांपल के तौर पे लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, दूसरा यूनिवर्सिटीज, और तीसरा बेटा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये सब किस में आएगा? अदर अथॉरिटीज में। ठीक है, तो आपसे किसी ने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, सीधा इतना बोलना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इज अ स्टेट, द पर्सन हु मेक्स द लॉ इज अ स्टेट, एंड ऑल लोकल एंड अदर अथॉरिटी इज अ स्टेट। लोकल अथॉरिटी के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, पंचायत, ये सब लोकल अथॉरिटी के एग्जाम्पल हैं। और अदर अथॉरिटी के एग्जाम्पल कौन कौन हो गए? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो गया, यूनिवर्सिटीज हो गया, ये सब किसके एग्जाम्पल है? अदर अथॉरिटीज के एग्जाम्पल है। कोई दिक्कत? समझ में आ गया? चलो अब एक सवाल ध्यान सुनना बेटा। मान लो एक कंपनी है ABC लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का या तो स्टेट गवर्नमेंट का या दोनों का इकट्ठा मिला के, क्या बोला मैंने? सेंट्रल का अकेला, स्टेट का अकेला या दोनों का मिला के। अगर स्टेक है, जब मैं कंपनी लॉ स्टार्ट करूंगा बताऊंगा, जब सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट किसी कंपनी का 51% या उससे ज्यादा 51% या उससे ज्यादा शेयर्स ले लेती है, तो ये कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन जाएगी। क्या बन जाएगी? गवर्नमेंट कंपनी। अब मुझे बताओ आर्टिकल 12 में गवर्नमेंट को ही क्या बोला गया है? स्टेट। आर्टिकल 12 में लेजिस्लेचर को ही क्या बोला गया है? तो सवाल ये उठा कि अगर किसी कंपनी के ऊपर गवर्नमेंट का स्टेक है, तो क्या वो कंपनी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट कहलाएगी? हाँ या ना? सवाल समझा मैं क्या बोल रहा हूं? किसी कंपनी के ऊपर किसका स्टेक है? गवर्नमेंट का। तो क्या वो कंपनी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट कहलाएगी? इसी चीज को हम ढूंढ रहे हैं। लॉ मेकर ने बोला ना, लेकिन एक केस हुआ था बेटा, उस केस ने बोला कि यस वो हो सकता है, प्रोवाइडेड कुछ कंडीशन सेटिस्फाइड होना चाहिए। ये केस अपनी लाइफ टाइम में कभी मत भूलना, ठीक है? बहुत ही फेमस केस है और बहुत ही अच्छा केस है। केस का नाम है, नेक्स्ट पेज पे देखो आपको लिखा होगा, RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत आराम से सुनना। और इसी केस को समझाते समझाते मैं एक मूवी का एग्जांपल दूंगा बेटा। मूवी का नाम है शिवाजी द बॉस। किस किस ने देख रखी है? पहले हाथ खड़े करो। साउथ इंडियन मूवीज 1 2 बस 3
चार ने देख रखी है, बाकी और किसी ने नहीं देखी शिवाजी द बॉस। बॉलीवुड की मूवी देखते हो? डफर मूवी देखने में मज़ा आता है ना लाइक को। बॉलीवुड की मूवी में क्या है? कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं दिखाते वो। अगर लॉ सीखना है ना, बहुत अच्छा लॉ सीखना है, हमारी सोसाइटी को समझना है, हमारी कंट्री को समझना है, स्टार्ट सीइंग द साउथ इंडियन मूवीज़। लिटरली बोल रहा हूँ 80% लॉज तुम्हें उस मूवी से समझ में आएंगे। 80% लॉज तुम्हें उस मूवी से समझ में आएंगे। आपको पता है रिसेंटली एक अटैक हुआ था, पुलवामा अटैक जिसको बोलते हैं, उस अटैक के ऊपर ये मूवी बनाए रखी है। और पता है वो अटैक किसने करवाया था? हमारी ही गवर्नमेंट ने करवाया, और हमारी गवर्नमेंट ही गई थी बचाने के लिए भी, ताकि वोट बैंक लूट सके, ताकि वोट बैंक लूट सके। अभी देखते हो न्यूज़ में चल रहा है कि पुलवामा में अटैक जो हुआ था उसमें हमारी गवर्नमेंट की गलती थी, हमारी गवर्नमेंट ने ही कोई चीज़ सपोर्ट नहीं किया जिसकी वजह से इतने आर्मी मारे गए। ठीक है, तो ये बेटा वोट बैंक लूटा गया था, और वो उस मूवी में दिखाया गया किस तरीके से अटैक करवाया गया अपने वोट बैंक के लिए। अच्छा, किस किस ने KGF 2 देखी है? नहीं देखी? KGF 2 का अगर किसी ने लास्ट सीन देखा होगा, जब वो उसमें इंदिरा गांधी PM का रोल कौन प्ले करती है? रवीना टंडन जी, उसने PM का रोल प्ले कर रखा है। उस मूवी में जब PM को पता चलता है कि ऐसे कोई रॉकी नाम का पर्सन है जो पूरे कंट्री को कंट्रोल कर रहा है, तो पूछती है वो कि ये कौन है, ढूंढो इसको। रॉकी खुद आता है। ठीक है, जब आता है ना तो रवीना टंडन बोलती है मैं तो तुम्हें जेल भिजवा के रखूँगी। तो वो रॉकी खुद आता है अपना सारा फाइल लेके कि लो मुझे जेल में डाल दो। ठीक है, फिर PM का PA आता है, बोलता है मैडम प्लीज़ इसके केस को मत एक्सेप्ट करना। तो रवीना टंडन बोलती है कि क्यों, आप भी इसमें इन्वॉल्व हो क्या? वो PA बोलता है मैं भी नहीं, आप भी इन्वॉल्व हो, आपका भी ब्लैक मनी यही हैंडल करता है। शांत, वो शांत। इंडिया में बेटा सबसे ज़्यादा करप्शन हमारी गवर्नमेंट करती है। क्यों? पावर उनके पास है ना, जिसके पास पावर होगा वही क्या करेगा? करप्शन। उस मूवी का एग्जाम्पल देके समझाता हूँ, स्टेट के डेफिनेशन में उस मूवी में क्या समझाया गया था, सुनना। हम केस कौन सा पढ़ रहे हैं? RD सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। केस सुनना, ये केस क्या बोलता है? ये केस क्या बोलता है? कंपनी को भी हम स्टेट बोल देंगे, लेकिन ये 5 कंडीशन है। 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई कर दिया, इस कंपनी को हम क्या बोल देंगे? स्टेट, एज पर आर्टिकल 12। चलो कंडीशन सुनना। पहला कंडीशन, 100% कंट्रोल CG का होना चाहिए। CG और SG जो भी हो, 100% कंट्रोल किसका होना चाहिए? CG का। 100% वोटिंग राइट्स गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। तो CG नहीं लिखता, सीधा लिखता हूं गवर्नमेंट। करेक्ट है। 100% कंट्रोल किसका? 100% वोटिंग राइट किसका? मुझे बताओ। अभी मैंने एग्जांपल में क्या बोला था? इंडिया में कोई भी कंपनी गवर्नमेंट कब बनती है, कितना स्टेक होता है? 51%। क्या 100% है? तो ये सिर्फ गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी, गवर्नमेंट नहीं कहलाएगी। गवर्नमेंट कंपनी, एग्जांपल के तौर पे बताऊं, एक कंपनी का नाम सुना? ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। उसमें गवर्नमेंट का स्टेक है बेटा, तो वो गवर्नमेंट कंपनी है, जबकि आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग वो गवर्नमेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी तो जरूर है। तो पहली कंडीशन क्या है? 100% का कंट्रोल, 100% की वोटिंग राइट। तीसरा ध्यान से, उस कंपनी का मार्केट में मोनोपोली होना चाहिए। आज के दिन पॉसिबल है? नहीं ना। क्यों? क्योंकि आज के दिन कंपटीशन का दौर है, मोनोपोली तो गया, लेकिन पहले था बेटा, पहले मोनोपोली था। पता है किसका था मोनोपोली? चलो आकाश कर। पहले मोनोपोली था, पता है किसका था मोनोपोली? बैंक का। इंडिया में पहले गवर्नमेंट बैंक ही थे, मतलब बैंक प्राइवेट हैंड में था ही नहीं, बैंक प्राइवेट हैंड में था ही नहीं, सिर्फ किसका था? तो हम क्या बोलेंगे? इट्स अ मोनोपोली, इट्स अ मोनोपोली। समझ में आया? लेकिन आज के दिन हम मोनोपोली बोल सकते हैं? नहीं। चलो नेक्स्ट। तो पहले 3 कंडीशन इकट्ठा हो गए। पहला कंडीशन 100% कंट्रोल, 100% वोटिंग राइट, तीसरा मोनोपोली, चौथा उस कंपनी का सोवरेन फंक्शन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? याद करो, टॉट में क्या बताया था? एक ऐसा काम जो ओनली गवर्नमेंट कर सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सोवरेन फंक्शन। तो उस कंपनी का क्या होना चाहिए? सोवरेन फंक्शन। एग्जांपल देता हूं बेटा, पहले इलेक्ट्रिसिटी सोवरेन फंक्शन हुआ करता था, लेकिन आज के दिन इलेक्ट्रिसिटी सोवरेन नहीं है। पहले इलेक्ट्रिसिटी में सिर्फ गवर्नमेंट का था, आज के दिन अदानी अंबानी सब है नहीं है? इसका मतलब क्या है?
टाटा भी इलेक्ट्रिसिटी में है, ठीक है, रिलायंस अदानी भी इलेक्ट्रिसिटी में है, मतलब प्राइवेट के हैंड में भी है ना। पहले क्या था, ओनली गवर्नमेंट के पास था, पहले क्या था, ओनली गवर्नमेंट के पास था। आ रही है बातें समझ में? चलो, तो कंपनी का क्या है बेटा, सोवरेन फंक्शन। लास्ट, वो पूरी की पूरी कंपनी एक डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दी। जैसे कंपनी हमने इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को दे दी, पूरी कंपनी ही, तो कंपनी क्या बन जाएगी, स्टेट, क्योंकि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट किसकी डेफिनेशन में आता है, स्टेट की डेफिनेशन में, अदर अथॉरिटी। समझा? दोबारा बोल रहा हूं, हमने क्या बोला, किसी कंपनी के ऊपर अगर गवर्नमेंट का स्टेक है तो क्या वो कंपनी आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट कहलाएगी? तो आंसर क्या बोलोगे, नो। लेकिन कौन सा केस, किसका नाम बोलो, आरडी सेठी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसमें क्या बोला कि हाँ वो स्टेट कहला सकती है, 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। बोलो, पहला कंडीशन 100% कंट्रोल गवर्नमेंट का, दूसरा कंडीशन 100% वोटिंग राइट किसका, गवर्नमेंट का, तीसरा गवर्नमेंट की मोनोपोली होनी चाहिए, चौथा सोवरेन फंक्शन होना चाहिए, और पांचवा पूरी की पूरी कंपनी किसको ट्रांसफर कर दी तुमने, डिपार्टमेंट को। तो हम क्या बोल देंगे कि ये आर्टिकल 12 के अकॉर्डिंग स्टेट है। चलो, अब शिवाजी द बॉस मूवी का एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा कैसे वो वहां पे गवर्नमेंट कहलाया था। जिस बच्चे ने शिवाजी द बॉस मूवी देख रखी है उन बच्चों को याद होगा, रजनीकांत जी आउटसाइड इंडिया से इंडिया की गरीबी को देख के इंडिया में बहुत सारे प्लांट एस्टेब्लिश करना चाहते थे, स्कूल कॉलेज वगैरह सब बनाना चाहते थे। क्या इंडियन पॉलिटिशियन ने उनको अलाउ किया? नहीं। सब क्या मांग रहे थे, कमीशन, अपना हफ्ता मांग रहे थे, वो हफ्ता देना चाहते नहीं थे, ठीक है। बाद में उनको ही फंसा दिया और उनको कहाँ भिजवा दिया, जेल। जब रजनीकांत जी जेल से छूटे तो उस क्या प्लान बनाया कि जितने भी बेटा इंडिया में पावरफुल लोग हैं, पावरफुल लोग में पॉलिटिशियंस भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, बॉलीवुड वाले भी आते हैं, ठीक है। सबके घर में जितने ही पावरफुल लोग होते हैं ना बेटा, वो लेजी होते हैं, वो सुकुमार होते हैं, अपना काम खुद नहीं करते, कपड़े धोने के लिए भी एक वर्कर चाहिए। क्लियर है? तो उनके घर में लोग बहुत काम करते हैं, तो जो लोग काम करते हैं ना उनसे पूछ लो, उनकी पूरी जन्म कुंडली बता देंगे। करेक्ट है? तो रजनीकांत जी ने क्या किया था, सारे वर्कर्स को बुलाया, एक मीटिंग अरेंज किया और उनसे क्या मंगवा ली, ब्लैक मनी की इंफॉर्मेशन, किस पॉलिटिशियन के घर में, किस लीडर के घर में, किसके घर में कितना पैसा है। सारे पॉलिटिशियंस के घर की खुफिया जानकारी निकाल ली और सारी ब्लैक मनी की धमकी देके उन सब लीडर से ब्लैक मनी अपने पास मंगवा लिया और उस ब्लैक मनी को हवाला ट्रांजैक्शन के थ्रू व्हाइट में कन्वर्ट करवा लिया। कैसे, समझाता हूं। ब्लैक मनी जो भी उसने इंडिया में रिकवर किया उन सबको डोनेशन दे दिया, मतलब डोनेशन ही, अपने जितने भी रिलेटिव है सबको बांट दिया, और जितने भी रिलेटिव थे सबको क्या बोला, तुम लोग डोनेट करो, किसमें, शिवाजी फाउंडेशन ट्रस्ट में। और हमारी इंडियन गवर्नमेंट बहुत स्मार्ट गवर्नमेंट है हमारी, वो क्या बोलती है, डोनेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, डोनेशन एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। तो उन्होंने क्या किया, इसी लॉ का फायदा उठाया, सारे ब्लैक मनी जो इकट्ठा किए अपने रिलेटिव्स को दे दिए, और रिलेटिव को क्या बोला, यही पैसा किस में दे दो, शिवाजी फाउंडेशन ट्रस्ट में, और डोनेशन क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स। जब ये डोनेशन का पैसा आया तो उन्होंने उस डोनेशन के पैसे से क्या करना शुरू कर दिया, स्कूल कॉलेज बनाने शुरू कर दिए, फ्री एजुकेशन देना शुरू कर दिया। इससे इंडियन गवर्नमेंट, मतलब उस मूवी में दिखाया गया, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। क्या नुकसान हुआ, गवर्नमेंट की कमाई बंद हो गई, क्योंकि ये फ्री एजुकेशन देना, आपको पता ना MBA का स्कूल में एडमिशन लेने के लिए क्या लगता है, पैसे, अच्छे खासे पैसे लगते हैं, लाखों रुपीज़ तक वो लेते हैं, और बड़ी बड़ी कॉलेजेस में डोनेशन चलता है, ये सब उनका बंद हो गया। तो जब बंद हो गया, जो विलन था, जो जब जेल से छूट के वो आया, तो एक पुलिस वाले को बोलता है कि तुम उसको गिरफ्तार क्यों नहीं करते, सब कुछ फ्री 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 में दे रहा है। तो पुलिस वाला पता है क्या बोलता है, सर आप उसको हाथ भी नहीं लगा सकते, क्योंकि वो अपनी सरकार खुद चला रहा है। क्यों बोला ऐसा पुलिस वाला ने कि अपनी सरकार खुद चला रहा है, क्योंकि वो सोवरेन फंक्शन करने लगे थे रजनीकांत जी। स्कूल बनाना किसका काम, कॉलेज बनाना किसका काम, सड़क देना किसका काम, घर प्रोवाइड करना किसका काम, तो वो क्या करने लगे थे, सोवरेन। क्या लिखा हुआ है, अगर आप सोवरेन फंक्शन करने लग जाओगे तो आपको हम क्या मान लेंगे, स्टेट। आया समझ में या नहीं, पक्का, कोई दिक्कत, क्लियर है, पक्का समझ में आ गया। ये मूवी जब मैंने देखी तो मुझे समझ में आ गया, बच्चों को एग्जाम्पल देने के लिए टॉप क्लास का एग्जाम्पल है ये, कि अगर सोवरेन फंक्शन को समझाना हो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सोवरेन फंक्शन, स्टेट को समझाना हो, तो ये टॉप क्लास का एग्जाम्पल। अब मुझे बताओ, ये एग्जाम्पल मैंने कहाँ से उठाया, फिल्म से। कौन सी फिल्म से,
इंडियन बॉलीवुड में ऐसी मूवी नहीं आती। बॉलीवुड में ये दिखाते हैं तुम्हारा डॉगी गुम हो गया ना, उसको ढूंढने के लिए पूरा फिर मूवी बना देते हैं, एंटरटेनमेंट, डॉगी के नाम पे विरासत, 100 करोड़ की प्रॉपर्टी उसकी, ठीक है। ऐसे मूवीज़ बेटा बॉलीवुड में बनते हैं। चलो समझ में आ गया। आर्टिकल 12 रट्टा हो गया। चलो रट्टा क्या माना, फटाफट 5 मिनट में इसको समअप करते हैं। आर्टिकल 12 क्या बोलता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट। चलो क्या बोला पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इज अ स्टेट, गवर्नमेंट ऑफ ईच स्टेट इज अ स्टेट, लेजिस्लेचर इज अ स्टेट, और लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी इज अ स्टेट। सवाल क्या उठा, क्या किसी कंपनी के ऊपर अगर गवर्नमेंट का कंट्रोल है तो क्या वह स्टेट कहलाएगा, तो आंसर क्या बोलेंगे, नो। बट कौन से केस में, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये बोला गया कि वो कंपनी स्टेट कहलाएगी प्रोवाइडेड 5 में से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए। पहली कंडीशन 100% कंट्रोल किसका, 100% वोटिंग राइट किसका, सोवरेन फंक्शन किसका, उस कंपनी का, ठीक है, और मोनोपोली किसका, गवर्नमेंट का। और लास्ट पॉइंट क्या बोला कि पूरी की पूरी कंपनी किसको ट्रांसफर कर दी, डिपार्टमेंट को, तो हम क्या बोलेंगे, इट्स अ स्टेट। क्लियर है। आर्टिकल 12 अच्छे से हुआ रट्टा, ध्यान से। ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है राइटिंग के लिए। जो सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे हैं उनके लिए राइटिंग के लिए आएगा, जो सीएस डब्ल्यूटी वाले बच्चे, पता उनको एमसीक्यू में क्या पूछेगा, बेटा ऐसे केस का नाम बता जिसमें कंपनी को स्टेट बोला गया था। तो केस का नाम क्या है, आरडी सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और क्या क्वेश्चन पूछ सकता है एमसीक्यू में, बेटा कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो स्टेट को डिफाइन करता है, आर्टिकल 12। समझा एमसीक्यू के क्वेश्चन कैसे बनेंगे, पक्का। चलिए अभी हमारा आर्टिकल 12 अच्छे से याद हो गया ना, कभी भूलना मत आर्टिकल नंबर 12। अभी आ रहा है बेटा हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आर्टिकल नंबर 13, ठीक है। चलो आर्टिकल 13 को पढ़ने से पहले हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि आर्टिकल 13 में पढ़ क्यों रहा हूं, करेक्ट है। चलो आप सबने लास्ट क्लास में ये देखा था कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो 1950 में आई थी। डेट क्या था, 26 जनवरी 1950, करेक्ट है। लेकिन उस दिन मैंने आपको समझाया था कि हमारी इंडिया में 99% लॉ क्या है, एडॉप्टेड। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, सब कॉन्स्टिट्यूशन से पहले वाली लॉ है, ठीक है। आर्टिकल 13 इस बात के लिए लिखा गया कि अगर कोई लॉ हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आने के बाद बना रहे हैं या कोई लॉ हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से पहले वाला अडॉप्ट किया है, समझा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी। समझा हम आर्टिकल 13 क्यों पढ़ रहे हैं। आर्टिकल 13 ये बोल रहा है कि अगर कोई लॉ हमने बनाया तो या तो हो सकता है 1950 के बाद बनाया होगा या हो सकता है 1950 से पहले वाला अडॉप्ट किया होगा, उसकी वैलिडिटी क्या होगी। तो आर्टिकल 13 वैलिडिटी की बात करता है। आर्टिकल 13 ने बस एक बात बोला, जो भी लॉ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजंस को फॉलो कर रहा होगा वही लॉ हम इंडिया में एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज चाहे वो लॉ हमने खुद ने क्यों नहीं बनाया हो या फिर पुराना वाला अडॉप्ट क्यों ना किया हो। समझा। चलो अब इस बात को बहुत डिटेल में समझते हैं। अगर मान लेते हैं 1950 से पहले कोई लॉ था या 1950 के बाद वाला कोई लॉ, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं, कंपनीज एक्ट 2013 50 के बाद वाला है। दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1972, इससे पहले वाला है। इस लॉ की वैलिडिटी क्या होगी, तो बोला पहले इसका एग्जांपल लेते हैं। अगर कोई लॉ पुराना वाला है तो वो वैलिड तभी होगा जब वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विद इन होगा। अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड होगा तो वैलिड नहीं होगा, ठीक है। एग्जांपल और इसको और डीप में जाते हैं। मान लो 1872 का इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके दो पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विद इन है तो ये वैलिड, पार्ट बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बियॉन्ड है तो ये इनवैलिड। समझा। जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को फॉलो कर रहा होगा वो वैलिड और जो पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को फॉलो नहीं कर रहा होगा वो इनवैलिड। बोलोगे हमें सर एक बात नहीं समझ में आ रही, अब बार बार बोल रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रोविजन को फॉलो कर रहा है, सर क्या फॉलो कर रहा है।
याद करो पहला लेक्चर क्या बताया था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, हमारा बिल, यही लिखा हुआ है ना। तो अगर तुम किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहे हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को फॉलो कर रहे हो, तुम्हारा लॉ वैलिड है। किसी के फंडामेंटल राइट को वॉयलेट कर रहे हो, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को तुम फॉलो नहीं कर रहे हो, मतलब ये लॉ इनवैलिड है। समझा मैं क्या बोल रहा हूं? तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अगर कोई 1872 का मतलब 1950 से पहले वाला लॉ है तो वैलिड कब होगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन होगा। वाइड कब होगा, जब वो कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड होगा। ठीक है। तन्वी क्या बोल रही है, अमित सर एक छोटा सा डाउट पूछूं, आपने ये वाला जो बी वाला पोर्शन उसको इनवैलिड बोला क्योंकि वो बियॉन्ड है। सर इमेजिन करो जो पार्ट ए जो वैलिड है, ये पार्ट ए के कुछ रूल्स पार्ट बी में लिखे हुए हैं और पार्ट बी क्या है, इनवैलिड। मतलब पार्ट ए को चलाना है तो पार्ट बी के रूल्स लगाने पड़ेंगे तभी पार्ट ए चल पाएगा। तो पता है लॉ मेकर क्या बोल रहा है, अब सुनना, मैं एक वर्ड यूज करूंगा, ये पार्ट कॉन्स्टिट्यूशन के विद इन है, मतलब ये सेवरेट हो सकता है, सेवरल हो सकता है, अलग किया जा सकता है ना। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है, जो पार्ट सेवरेबल है वो वैलिड है, लेकिन क्या ये पार्ट सेवरेबल है तो इनवैलिड है। अगर कोई नॉन सेवरेबल पार्ट के बिना सेवरेबल पार्ट नहीं चल सकता, क्या बोला मैंने, नॉन सेवरेबल पार्ट के बिना क्या नहीं चल सकता, देन एंटायर लॉ बिकम्स वॉइड। मतलब अगर पार्ट ए को रन करना है तो किसके रूल लगाने पड़ेंगे, और पार्ट बी क्या है, इनवैलिड, मतलब नॉन सेवरेबल। तो लॉ मेकर क्या बोलता है, पूरे एक्ट को क्या मान दूंगा मैं, वॉइड। समझा? ये सेम रूल आज वाले लॉ के ऊपर भी लगेगा और पुराने वाले लॉ के ऊपर भी लगेगा। यानी आज भी अगर तूने कोई लॉ बनाया तो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के विद इन होना चाहिए, अगर विद इन होगा तो ही वैलिड, बियॉन्ड होगा तो वैलिड नहीं होगा। याद रहेगा। अब इस चीज को लेके बार बार बहस होने लगी बेटा। क्या होने लगी? तब जाके सुप्रीम कोर्ट ने बेटा 3 लैंडमार्क जजमेंट दिए, ठीक है, और 3 लैंडमार्क जजमेंट छोड़ो, 3 प्रिंसिपल बना दिए। तो आपके एग्जाम के लिए बस वो प्रिंसिपल इंपॉर्टेंट है, तो टिक लगाओ पहले आर्टिकल 13 में क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। पेज नंबर 29 का पॉइंट नंबर 1 और 2 पढ़ना है, ठीक है। पेज नंबर 30 नहीं पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, पूरा पेज 30 पूरा पेज नहीं पढ़ना है। 31 पेज कंक्लूजन से पहले नहीं पढ़ना है, कंक्लूजन से पढ़ना है सीधा। तो अभी हम सीधा कंक्लूजन पे आ रहे हैं, ठीक है। कंक्लूजन से पहले एक बार बेटा जरा उस पेज पे आ जाओ, 29 पेज पे। आर्टिकल 13 का जरा पॉइंट नंबर 1 और 2 देखो क्या लिखा हुआ है। आर्टिकल 13 विच एम्बोडाइज एन इंपॉर्टेंट प्रोविजन ऑफ लॉ लेज डाउन एज फॉलोज। क्या लिखा हुआ है, ऑल लॉज इन फोर्स in the territory of India immediately before the commencement of constitution is in so far as they are inconsistent with the part 3 shall to the extent of the such inconsistency void। यही बताया था, जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट होगा वो void और जो पार्ट सेवरेबल होगा वो valid। सेकेंड पॉइंट, the state shall not make any law which take away or abridge the right conferred by part or any law made in contravention of this clause shall to the extent of contravention is void। पता है पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 3 में क्या लिखा हुआ है, फंडामेंटल राइट्स। तो अगर कोई भी ऐसा एक्ट तुमने इंडिया में बनाया जो किसको वायलेट कर रहा है, फंडामेंटल राइट को, तो मैं सीधा क्या बोल दूंगा इसको, नल एंड वॉइड, उसका इंडिया में कहीं कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब आ जाओ बेटा कंक्लूजन, बस अब तुझे ये कंक्लूजन याद रखना है। एग्जाम में इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है, कंक्लूजन के ऊपर शॉर्ट नोट्स आता है। 3 कंक्लूजन है बेटा, 3 कंक्लूजन नहीं, ये 3 प्रिंसिपल है। किसके रिगार्डिंग, आर्टिकल 13 के रिगार्डिंग। अब कौन सा लॉ हमें अडॉप्ट करना है और कौन सा नहीं करना, ये 3 प्रिंसिपल तुझे समझा देगा। पहला प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, इसका मतलब क्या है, अगर कोई लॉ है उसके 2 पार्ट हैं, एक पार्ट सेवरेबल है और एक पार्ट नॉन सेवरेबल है, तो सेवरेबल को एक्सेप्ट करो, नॉन सेवरेबल को वॉइड कर दो। समझा? मतलब क्या, तूने कोई लॉ बनाया, पहले पता कर क्या वो लॉ सेवरेबल है या नहीं।
अगर सेवरेबल नहीं हो तो पूरा लॉ बिकम्स कब? जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पार्ट 3 को मिसमैच करेगा तो वाइड कर देंगे। लेकिन अगर वो लॉ जो है सेवरेबल है, मतलब एक पार्ट अलग हो सकता है और दूसरा पार्ट अलग नहीं हो सकता, तो जो पार्ट अलग नहीं हो सकता उसको बाहर निकाल दो और जो अलग हो सकता है वो, समझा नहीं समझा? देखो क्या लिखा हुआ, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, it provides that only that part of law will be declared invalid which is inconsistent with the fundamental right and the rest of the law will stand. However, invalid part of the law will be served only if it is severable, that is if after separating the invalid part the valid part is capable of giving effect. ये मैंने बताया था कि एक लॉ के दो पार्ट, एक पार्ट अकेला चल सकता है तो वैलिड, इनवैलिड के बिना नहीं चल सकता तो क्या बोला था? होल एक्ट बिकम्स वॉइड। समझ में आया सेवरेबल का मतलब क्या है? अच्छे सबको क्लियर हुआ सेवरेबल का मतलब? पक्का सारे बच्चे बोलो सेवरेबल का मतलब समझा? क्या रट्टा मारोगे? इसको अपनी लैंग्वेज में कैसे लिखोगे कि जब कोई लॉ इंडिया में बनता है या अडॉप्ट होता है, हमें बस ये देखना है कि वो लॉ हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं वॉयलेट तो नहीं कर रहा। अगर कर रहा है तो लॉ को वॉइड कर दो, नहीं कर रहा है तो चेक करो कितना पार्ट कर रहा है और कितना पार्ट नहीं कर रहा। जितना पार्ट नहीं कर रहा उसको वैलिड करो और जो पार्ट कर रहा है उसको इनवैलिड कर दो। लेकिन जो पार्ट नहीं कर रहा है वो तब तक नहीं चल सकता जब तक कि इनवैलिड पार्ट के रूल ना लगाया जाए। तो क्या होगा? होल लॉ बिकम्स वॉइड। रट्टा हुआ? पक्का? चलो, ये पहला प्रिंसिपल था किसका? आर्टिकल 13 का। सेकेंड प्रिंसिपल, डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ इक्लिप्स, ध्यान से, इक्लिप्स का मतलब होता है लॉ विच वॉज एडॉप्टेड। देखो क्या लिखा हुआ है, इट प्रोवाइड्स दैट अ लॉ मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। समझ में आ रहा? मेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कब आया? 26 जन 1950 को। उससे पहले वाला लॉ है, क्या लिखा हुआ है? रिमेन्स इक्लिप्स मतलब डॉर्मेंट टू द एक्सटेंट इट कम्स अंडर द शैडो ऑफ फंडामेंटल राइट। मतलब क्या? उतना पार्ट मैं डॉर्मेंट कर दूंगा। डॉर्मेंट का मतलब लुल, तुम चल नहीं सकते, तुम्हारा कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगा। उतना पार्ट मैं डॉर्मेंट कर दूंगा जितना पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करेगा। लेकिन जो पार्ट हमारे फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगा वो पार्ट मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। तो सिंपल याद रखना, सेवरेबिलिटी हम लॉ तब लगाते हैं जब हमारा लॉ हमने बना रखा हो। इक्लिप्स का रूल तब लगाते हैं जब हमने लॉ एडॉप्ट कर रखा हो। याद किया? दोनों पार्ट बेटा अच्छे से समझ में आया? इक्लिप्स और डॉर्मेंट। चलो, ये रट्टा होना चाहिए। अगली क्लास में सबसे पहले आते ही तुम लोगों से मैं आर्टिकल 12 और 13 पूछूंगा, ठीक है? लास्ट पॉइंट बेटा, डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। बहुत जोरदार, बहुत जोरदार, और इससे तुम्हें अपने हक के बारे में पता चलना शुरू होगा। डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। एक बात मुझे बता, तेरा कोई अधिकार है जो मुझे बताना चाहिए, क्या मैं ना बताऊं तो चलेगा? नहीं चलेगा ना? क्यों? सर, अगर मेरा कोई राइट बनता है और ये ड्यूटी है आपको बताने की, तो यू विल हैव टू एक्सप्लेन। अच्छा बताओ, मैंने बता दिया, तूने एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे गुस्सा आया, मैं बोला बताऊंगा ही नहीं, चलेगा? क्यों? सर आपका काम क्या है? बताना। चुपचाप बताओ और निकलो, बाकी एक्सेप्ट करना है नहीं करना हमारी मर्जी है। तन्वी क्या बोले? ठीक है सर, आज से मैं भी याद रखूंगी ये बात, आपका काम है पढ़ाना, पढ़ो या ना पढ़ो वो मेरी मर्जी। ऐसा होगा क्या? नहीं। अब ध्यान सुनो, वेवर ऑफ राइट का मतलब क्या है? लॉ क्या बोलता है? अगर गवर्नमेंट ने कोई राइट आपके लिए बनाए हैं तो ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है वो आपको राइट बता दे, बाकी आपकी मर्जी। आप एक्सेप्ट करना चाहते हो तो करो, नहीं करना चाहते हो तो मत करो। क्लियर है? पक्का? कुशल क्या बोल रहा है? सर ठीक है, आपने बहुत मस्त लॉ बता दिया। आपने क्या बोला? गवर्नमेंट ने अगर कोई लॉ बनाया है, राइट बताया है, तो वो राइट एक्सेप्ट करना आपकी मर्जी है, मान लेते हैं। अब सोच के बताना, हेलमेट पहनना है, ये राइट है ड्यूटी है? ध्यान से, वेवर ऑफ राइट ओनली राइट के ऊपर लगाना, ड्यूटी के ऊपर नहीं। हेलमेट पहनना तेरी ड्यूटी है। क्लियर है? अच्छा, तुझे किसी ने मारा, ठीक है, तेरा नुकसान हुआ, तो केस फाइल करना तेरी ड्यूटी है, अधिकार है?
अधिकार है। क्लियर? क्या है तुम्हारा? अब तुम्हें तुम्हारा अधिकार मुझे बताना चाहिए था, नहीं बताया तो गलती मेरी है। चलो एग्जांपल देता हूं, बहुत मस्त एग्जांपल अपने लॉ का है बेटा। तुम लोग मेरी कंपनी, तुम लोग टाटा कंपनी के मेंबर हो, करेक्ट है? तुम लोगों ने क्या लगा रखा है? पैसा। तो तुम लोग को क्या मिलेगा? डिविडेंड। अच्छा, मीटिंग होगी तो मीटिंग में तुझे बुलाया जाएगा। तो एक बात मुझे बताओ, जब मीटिंग होने वाली होगी तो ये सपना आएगा? सपना कौन दिखाएगा? मैं क्यों दिखाऊंगा? कंपनी दिखाएगा ना। सपना कौन दिखाएगा? कंपनी। कौन सी कंपनी? जिस कंपनी के तुम मेंबर हो। किसके मेंबर थे अपने एग्जांपल में? टाटा। तो टाटा तुझे क्या भेजेगी? नोटिस। किस चीज का नोटिस? मीटिंग होने वाला है। क्लियर है? अच्छा, मीटिंग होने वाला है, ये तुम्हारा राइट है कि तुम्हें नोटिस मिलना चाहिए। अगर नोटिस नहीं मिला तो गलत हुआ नहीं हुआ? हुआ ना। अच्छा, नोटिस मिला लेकिन तू मीटिंग नहीं आया, बोला सर वो छोड़ दो, आपको बताना क्या था? कि मीटिंग है। चलो सुनो, आजकल आप लोग कॉलेज में गेम खेलते हो, प्रॉक्सी लगाते हो? लगाते हो नहीं लगाते हो? ऐसा सीन बेटा हमारे लॉ में भी है। अगर कोई बंदा मीटिंग नहीं आ पा रहा तो उसको अधिकार दे रखा है कि तुम प्रॉक्सी अपॉइंट कर सकते हो। क्या अपॉइंट कर सकते हो? प्रॉक्सी। किसको अधिकार दे रखा है? मेंबर्स को। किसने अधिकार दे रखा है? लॉ में करने। अब एक बात मुझे बता, इंडिया में कितने लोग लॉ पढ़ते हैं? तुम कंपनी में मेंबर बनने से पहले क्या कंपनी लॉ पढ़ोगे? बोलोगे सर सारी जिंदगी तो पढ़ पढ़ के वैसे ही पागल हो चुके हैं, इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी लॉ पढ़ूं? नहीं पढ़ोगे ना लॉ। अब क्या तुझे ये पता चल पाएगा कि तेरे पास राइट है प्रॉक्सी अपॉइंट करने का? नहीं ना। तो ये ड्यूटी किसकी बनती है? कंपनी की। कब बताएगा तुझे? जब वो नोटिस भेजेगा। तो नोटिस में लिख देगा ना कि सुनो, अगर तुम नहीं आ सकते हो तो तुम अपने बिहाफ पे किसको भेज देना? प्रॉक्सी को हम प्रॉक्सी एक्सेप्ट करते हैं। ये जब तक नहीं बताएगा, क्या तुम्हारे पास पता होगा कि तुम्हारा प्रॉक्सी अपॉइंट करने का अधिकार है? नहीं ना। तो मुझे बताओ, कंपनी अगर तुझे प्रॉक्सी बताने का अधिकार नहीं बताए तो किसके पार्ट में गलत है? कंपनी के पार्ट में, तेरे पार्ट में? कंपनी के पार्ट में। तो इसलिए कंपनी लॉ में लिखा गया है कि अगर कंपनी ने जनरल मीटिंग का नोटिस भेजा और उस नोटिस में प्रॉक्सी अपॉइंट करने का राइट नहीं लिखा, पता है कंपनी को कितना फाइन लगेगा? 5,000 रुपया। कितना? 5,000। समझा? अच्छा, मान लो कंपनी ने बता दिया लेकिन सारे मेंबर खुद आ गए, प्रॉक्सी आया ही नहीं। कंपनी को गुस्सा आया, बताया लेकिन नालायक खुद आ गए, तो क्या अगले बार से वो नहीं बताएगी? बताना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारी ड्यूटी है। समझा? वेवर ऑफ राइट का मतलब क्या है? बताना तुम्हारा ड्यूटी है, एक्सेप्ट करना नहीं करना वो सामने वाले की ड्यूटी है। समझा? लेकिन तुमने नहीं बताया तो गलती। फॉर एग्जाम्पल, एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते बेटा। क्लास के टाइमिंग आते हैं व्हाट्सएप ग्रुप पे, ठीक है? अब मैंने ही नहीं बताया टाइम, या मैनेजमेंट की तरफ से टाइम नहीं गया, तुम लेक्चर मिस कर गए, गलती किसकी? मैनेजमेंट की। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? मैनेजमेंट। मतलब टीचर को वो चीज़ दोबारा पढ़ाना पड़ेगा, लेकिन टीचर बोल रहा नहीं, गलती मेरी थोड़ी है, हमने तो आपको बता दिया था टाइम कि कल लेक्चर है, आपने नहीं डाला, तो गलती किसकी? मैनेजमेंट की। उसके लिए कॉम्पनसेट कौन करेगा? मैनेजमेंट। आ रही है बातें समझ में या नहीं? पक्का समझ में आ गया? चलो आर्टिकल 13 को आप सम अप करते हैं, रट्टा कैसे मारना है बताओ। आर्टिकल 13 कब अप्लाई होता है? जब हमने कोई लॉ बनाया उसकी वैलिडिटी चेक करते हैं। क्या चेक करते हैं? चलो आर्टिकल 13 में कितने प्रिंसिपल है? 3। पहला प्रिंसिपल क्या है? डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। क्या बोलता है वो? अगर कोई लॉ का पार्ट जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट करता है उसको इग्नोर करो, जो फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं कर रहा उसको फॉलो करो, लेकिन जो वाला पार्ट तुम फॉलो कर रहे हो वो इनवैलिड पार्ट के बिना नहीं चल सकता, तो होल एक्ट बिकम्स वॉइड। दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। एक्लिप्स कब लगाओगे? जब लॉ अडॉप्ट किया, वहां पे भी यही रूल लगेगा, जितना पार्ट फंडामेंटल राइट को वॉयलेट नहीं करेगा वो फॉलो करेंगे, बाकी इनवैलिड। वेवर क्या बोलता है? लोगों को उनका हक बता दो, बाकी हक लेना है या नहीं लेना है या लोगों के ऊपर छोड़ दो, उनका ड्यूटी है। यह है तुम्हारा आर्टिकल नंबर 13। याद रहेगा 3 प्रिंसिपल? जल्दी बताओ तीनों प्रिंसिपल के नाम। पहला प्रिंसिपल, दूसरा प्रिंसिपल, तीसरा प्रिंसिपल डॉक्ट्रिन ऑफ वेवर ऑफ राइट। क्लियर है? पक्का? चलिए इसी के साथ हमारे 2 आर्टिकल बेटा खत्म, आर्टिकल 12 और आर्टिकल नंबर 13। कोई दिक्कत किसी को 12 और 13 में? नहीं ना? चलो
अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा हमारा फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलो अभी तक बताना हमने कौन कौन से आर्टिकल पढ़े। 5 to 9, आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13। अब पढ़ेंगे 14 से लेके 32 तक। ठीक है, 14 से लेके 32 किसको डील करता है? फंडामेंटल राइट। सबसे पहला सवाल आप मुझसे क्या पूछोगे? अमित सर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंडामेंटल राइट? जन्म सिद्ध अधिकार। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? इंग्लिश में क्या बोलेंगे? बॉर्निंग राइट। तुम इंडिया में बॉर्न कर चुके हो, इतना अधिकार तो तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, अच्छा बताओ, तुम इंडिया में बॉर्न कर गए, क्या तुम्हें जीने का अधिकार है? ये मेरा फंडामेंटल राइट है ना। अच्छा, मरने का अधिकार है? सर जैसे जीने का अधिकार है वैसे मरने का भी दे दो, ऐसा होगा क्या? नहीं, जीने का अधिकार है लेकिन मरने का अधिकार बेटा फंडामेंटल नहीं है। समझा? पक्का? ऐसे हम सीखने वाले हैं कि कौन कौन से हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। कहां से कहां तक दे रखे हैं? आर्टिकल 14 से लेके 32 तक। ठीक है, चलो सबसे पहला मैं राइट्स को बाइफरकेट कर दूं। आर्टिकल 14 से लेके 18 तक डील करता है राइट टू फ्रीडम। किसको डील करता है? सॉरी, फ्रीडम बोल रहा हूं, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी 14 से लेके 18 किसको डील करता है? राइट टू इक्वालिटी। ये सब आर्टिकल याद होने चाहिए। आर्टिकल 19 से लेके 22 राइट टू फ्रीडम। ठीक है, 23 एंड 24 राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। एक्सप्लॉयटेशन समझते हो ना, तुम्हारा शोषण करना। आर्टिकल 25 to 28 फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, सबसे भंगार आर्टिकल यही लिखा हुआ है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, तुम्हें धर्म चूज करने का अधिकार है। और आर्टिकल 29 एंड 30 कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, तुम जो एजुकेशन चाहते हो वो एजुकेशन इंडिया में ले सकते हो। इसलिए देखते हो इंडिया में एजुकेशन की कोई लिमिट है क्या? नहीं ना, सब हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, गुजराती, मराठी सब पढ़ते हैं। ये यहीं से आया बेटा, 29 से लेकर 30। और 31 नहीं है ना, 31 खत्म हो गया ना, सिर्फ 32 है ना। ये पता क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। एक बात मुझे बता, पूरी जगह पे खाली राइट राइट लिखा हुआ है, किसी ने मेरे राइट को वॉयलेट कर दिया तो कहाँ जाऊँ अपना दुख दर्द लेके? तो आर्टिकल 32 में। समझा? चलो देखते हैं आज कितना आर्टिकल खत्म होता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेटा आर्टिकल 14 से लेके 18। ठीक है, चलो पहला हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल नंबर 14। क्या पढ़ रहे हैं बेटा? आर्टिकल नंबर 14। ध्यान से सुनने पे ध्यान देना बेटा, उसके वर्डिंग्स थोड़े हार्ड है तो वर्डिंग्स आपको नहीं समझ में आएंगे क्योंकि ये कॉन्स्टिट्यूशन की वर्डिंग्स है। सुनने पे ध्यान दो। आर्टिकल 14 बोलता है इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इक्वालिटी बिफोर द लॉ, इसका मतलब क्या होता है? लॉ के सामने में जितने भी लोग इंडिया में हैं, चाहे वो सिटीजन हो या नॉन सिटीजन हो, सब बराबर है। समझा मैंने क्या बोला? लॉ की नजर में जितने भी लोग इंडिया में रहते हैं वो सब क्या है? बराबर। एक बात मुझे बताओ, मैं नॉन सिटीजन तो क्या मेरे ऊपर कम्युनी एक्ट नहीं लगेगा? ये सिटीजन, क्या इसके ऊपर कम्युनी लॉ लगेगा? बोलोगे सर ये तो सिटीजन है, लगेगा ही लगेगा। क्या नॉन सिटीजन के ऊपर नहीं लगेगा? लगेगा। इसको बोलते हैं इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, देखो क्या लिखा है मैंने। आर्टिकल 14 प्रोवाइड्स दैट द स्टेट, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, shall not deny to any person equality before the law or equal protection of law within the territory of India. Within the territory of India. आर्टिकल 14 ये बोलता है कि लॉ कभी भी, गवर्नमेंट कभी भी दो चीजों में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। किसमें? लॉ में और दूसरा क्या लिखा हुआ है? प्रोटेक्शन में। लॉ में और प्रोटेक्शन में कभी कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। कभी वहां पे कोई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, सबको एक जैसा प्रोटेक्शन मिलेगा। समझा या नहीं समझा? पक्का? नेक्स्ट पॉइंट देखो क्या लिखा है। द राइट टू इक्वालिटी गारंटेड अंडर आर्टिकल 14 इज 2 पार्ट्स। पहला, इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसका मतलब क्या है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ मीन्स एब्सेंस ऑफ एनी स्पेशल प्रिविलेज in favor of any individual and the equal subjection of all class of the ordinary law. It means the law should be equal and should be equally administered, that like should be treated alike. मतलब क्या? लॉ हमेशा सबके लिए सेम होना चाहिए। चलो एग्जांपल देके समझाता हूं बेटा। हम इंडिया के अंदर में बोलते हैं मैन और वुमेन, करेक्ट है? अच्छा बताओ, मैन के तो हमने डिफरेंट कैटेगरी बना दी है। कौन कौन सी कैटेगरी? चाइल्ड, उसके बाद
टीनेज, उसके बाद एडोलेसेंट, उसके बाद आदमी, फिर डेथ। ऐसे बहुत सारे हमने कैटेगरी बना रखे हैं। ऐसे ही लेडीज़ की भी कैटेगरी है, वुमेन की भी कैटेगरी है। चलो अब आपने एक डीआईडी का एग्जांपल समझाता हूँ। डीआईडी में मान लो कभी डांस होता है तो उसमें लिखा था ना एज ग्रुप, ठीक है। अब मुझे बताओ क्या एज ग्रुप में तुमने ऐसा कभी देखा? नहीं नहीं, इस एज ग्रुप में सिर्फ हम हिंदू को लेंगे, मुस्लिम को नहीं लेंगे, ऐसा होता है? इसका मतलब क्या है? तुम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? कभी स्कूल में ऐसा देखा है इस एज ग्रुप के बच्चों को पिकनिक पे ले जाएंगे, इसको नहीं ले जाएंगे? अगर पिकनिक पे जा रहा है और पिकनिक सबके लिए सेफ है तो सारे जो जा सकते हैं, लेकिन मान लो पिकनिक ही वैसा है जहाँ पे छोटे बच्चे नहीं जा सकते, तो वो डिस्क्रिमिनेशन पॉसिबल है। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है? एक क्लास में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने क्लास का एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं आया, सबको चॉकलेट दिया, लेकिन कुशल को छोड़ के। बताओ डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ? करा नहीं कर रहा? कर रहा हूँ ना। मतलब क्या है? कुछ को लाइक कर रहा हूँ, कुछ को डिसलाइक कर रहा हूँ, ये डिस्क्रिमिनेशन है। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारे टेम्पल में बेटा, हमारे टेम्पल में। वहाँ पे जनरली कुछ कास्टिज्म फिक्स हो जाता है, इस कास्ट के लोग जा सकते हैं, इस कास्ट के लोग नहीं जा सकते। ये कुछ विलेजेस में होती है, कुछ सिटीज़ में होती है जहाँ पे एक डिस्क्रिमिनेशन वाला रूल लगा देते हैं, जबकि आर्टिकल 14 क्या बोलता है? ऐसा डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं करना। समझा? इक्वलिटी बिफोर द लॉ। अब आजा बेटा नेक्स्ट पेज पे, देखो क्या लिखा हुआ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ मीन्स राइट और टू इक्वल ट्रीटमेंट इन अ सिमिलर सर्कमस्टेंसेस। मतलब क्या? अगर सिचुएशन सेम है तो डिस्क्रिमिनेशन मत करना। समझा? चलो एक एग्जांपल लेते बेटा। मार्केट में आज सेल लगा हुआ था, ठीक है, और सेल लगा हुआ था मान लेते हैं क्लॉथ का, और एवरी क्लॉथ, चाहे वो मैन का हो वुमेन का हो, सब क्लॉथ का क्या लगा हुआ था? सेल लगा हुआ था। बट सेल में एक बैनर लगा हुआ था, दिस 50% डिस्काउंट फॉर हिंदू कैटेगरी, 75% डिस्काउंट फॉर मुस्लिम कैटेगरी, 80% डिस्काउंट फॉर क्रिश्चियन कैटेगरी। बताओ ये गलत है नहीं है? अब तुम क्या कर रहे हो? डिस्क्रिमिनेट कर रहे हो। जबकि डिस्काउंट का मतलब क्या है? सबको क्या मिलना चाहिए? डिस्काउंट इक्वल मिलना चाहिए। तो क्या बोला? ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। एक बात मुझे बताओ, एक और एग्जांपल देता हूं इक्वल प्रोटेक्शन का। अगर मुझे कोई बेनिफिट मिला हुआ है तो सेम बेनिफिट सामने वाले को मिलना चाहिए। कंपनी एक्ट मेरे ऊपर अगर 78 सेक्शन तक अप्लाई होता है तो क्या सामने वाले को 58 तक अप्लाई करेंगे? सबके ऊपर उतना ही अप्लाई होगा। लेकिन हाँ, उस क्लास ऑफ कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं बोल रखा नहीं इस क्लास ऑफ कंपनी के ऊपर सिर्फ इतने ही सेक्शन लगाओ, तो वो एक्सेप्शन है। समझा? क्या कोर्ट में कभी ऐसा बोला है कोर्ट ने कि नहीं हम मुस्लिम का केस नहीं लेंगे? नहीं ना। तो इसको बोलते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। सबको एक जैसा लॉ का ट्रीटमेंट मिलेगा। याद रहेगा? पक्का? तो आर्टिकल 14 सिर्फ दो बातों को डील करता है। किसको? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ और इक्वालिटी बिफोर द लॉ। इसको एक वर्ड में याद रखो, लॉ के सामने में सब बराबर है। यहां पे हम कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। समझा? इसी चीज पे जस्टिस रामकिशन डालमिया ने 4 प्रिंसिपल बताए। देखो लिखा हुआ नीचे, रामकिशन डालमिया का केस दिख रहा। दूसरा केस बेटा मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। देखो रामकिशन डालमिया क्या बोलता है। आर्टिकल 14 क्लासिफिकेशन को मना नहीं करता, लेकिन क्लासिफिकेशन का फर्दर क्लासिफिकेशन को मना करता है। अब आर्टिकल 14 में तुमने ये बोल दिया मैन एंड वुमेन, हो गया ना खत्म। अगर मैन बोल रहा हूं, चाइल्ड भी मैन के डेफिनेशन में आएगा और मेजर भी मैन के ही डेफिनेशन में आएगा। समझ में आया? अगर वुमेन बोल रहा हूं तो सब इसमें आ जाएंगे, चाहे वो 30 ईयर्स का हो, 35 का हो, 15 का हो या 20 का हो। समझा? उसमें हम फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते। सेकेंड पॉइंट, द परमिसेबल क्लासिफिकेशन। अब सुनो, जब भी तुम क्लासिफिकेशन करते हो तो बता दो कौन इन है कौन आउट है। क्रिस्टल क्लियर लिखा होना चाहिए तुम्हारे किसी भी ऐड में। तुम कोई क्लासिफिकेशन कर रहे हो, मान लो तुमने कोई लॉ बनाया तो उसमें लिख दो ये लॉ किसके ऊपर लगेगा। समझा है नहीं समझा? चलो अभी एक क्रिस्टल क्लियर बेटा एक लॉ समझाता हूं बेटा, जो अभी इसी क्लासिफिकेशन को समझाता है। रिसेंटली देखा होगा इंडिया में रेप्स बहुत बढ़ते जा रहे हैं। आज से 2 साल पहले, मतलब 1920 की बात कर रहा हूं, उस टाइम इंडिया में लॉ बना। उस टाइम इंडिया में क्या बना बेटा? लॉ क्या बना? ध्यान सुनना। अगर 14 से कम की गर्ल के साथ रेप होता है या एग्जैक्ट 14 की लड़की के साथ रेप होता है तो सीधा फांसी की सजा है, हैंग टिल डेथ।
लेकिन 14 से ज़्यादा की लड़की के साथ रेप हुआ तो 7 साल की जेल। कैसा लग रहा है सुनने में? गलत लग रहा? चलो, इस लॉ को अगर हम किसी, अब देखो इस लॉ में पूरा क्लैरिफिकेशन था ना कि किसके गलत मिसकंडक्ट पे फांसी की सजा होगी और किसके गलत मिसकंडक्ट पे फांसी की सजा नहीं होगी। इसको बोलते हैं एग्जैक्ट क्लासिफिकेशन करके भेजना। ठीक है, चलो, इस लॉ में आपको लग रहा है गलत है, बट ये गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है इसको समझाता हूं बेटा, डिटेल में समझो। 14 से ज़्यादा की लड़की अगर है तो उसके पास इतनी एबिलिटी होती है कि वो अपने आप को सेफगार्ड कर सकता है, लेकिन 14 से कम है तो वो माइनर, बहुत ही चाइल्ड एज में है, तो उनको बहलाना इजी हो जाता है। लेकिन जो 14 से ज़्यादा है तो उनके अंदर थोड़ी सी मैच्योरिटी लेवल आ जाती है। और इंडिया में सबसे ज़्यादा हो क्या रहा है? सबसे ज़्यादा मोलेस्टेशन किसके साथ हो रहा है? चाइल्ड के साथ। तो लॉ मेकर ने प्रोटेक्शन भी किसके लिए बनाया? चाइल्ड के साथ, ताकि ऐसा ना हो। इसलिए लॉ को हम क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, टेक्निकली ऐसा लगता है कि सर गलत है, रेप तो रेप होता है, चाहे छोटे को करो या बड़े को करो, किधर भी करो, लॉ इक्वल होना चाहिए। बट लॉ ने ऐसा डिस्क्रिमिनेशन क्यों किया? क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शन करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है, क्योंकि 14+ वाला अपने आप को सेफगार्ड करने की उतनी काबिलियत उसके अंदर में होती है, लेकिन 14 से कम में उतनी काबिलियत नहीं होती। समझ में आया लॉ क्यों बना? चलिए, समझा इक्वल डिस्क्रिमिनेशन का मतलब? तो बी पॉइंट वही लिखा हुआ है कि आप डिफरेंस क्या है क्लियरली लिखो। तीसरा, क्लासिफिकेशन मस्ट बी फाउंडेड ऑन अ डिफरेंट बेसिस लाइक ज्योग्राफिकल। आप मुझे बताओ, एरिया वाइज भी क्लासिफिकेशन होता है ना? होता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे कंट्री में बहुत सारे स्टेट हैं, हर एक स्टेट का अपना अलग अलग क्लासिफिकेशन का तरीका है। ठीक है, जैसे महाराष्ट्र स्टेट का एग्जांपल ले लो, महाराष्ट्र के अंदर में गर्ल्स को ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलती है। ठीक है, वहीं और अगर अदर स्टेट्स को लो तो कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पे गर्ल्स की इतनी वैल्यू नहीं होती है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र के अंदर में गर्ल्स के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, आप जब तक पढ़ना चाहो, जैसे लाइफ जीना चाहते हो वैसे जियो। यूपी में, बिहार में सबसे ज़्यादा पाबंदी किसके ऊपर है? गर्ल्स के ऊपर। लड़कियों को घर से बाहर तक नहीं निकलने देते, किसी से बात तक नहीं करने देते। जब वो घर से बाहर नहीं निकलेगा, किसी से बात नहीं करेगा, तो सोसाइटी कैसे समझ में आएगा? वहाँ पे जल्दी शादी हो जाती है। 18 की हुई नहीं कि शादी, कभी कभी तो 18 से कम में भी शादी हो जाती है। क्या ऐसा मेट्रो सिटी में होगा? अगर मेट्रो सिटी में किसी बच्चे को बोल दो बेटा 17 साल का हो गया, शादी कर ले, बोलेगा ठीक है पापा चेंज। सिंपल ना, कि भाई तुम मुझे फोर्स कर रहे हो, रिलेटिव चेंज। नेक्स्ट आ जाओ, चौथा, इवन अ सिंगल इंडिविजुअल। ध्यान से बेटा, कभी कभी एक अकेला इंसान भी क्लास माना जाता है। एग्जाम्पल देके बताओ, अभी रिसेंट ऐसा हुआ है हमारी कंट्री में, अकेला इंसान भी क्लास था। चलो इतना हिंट दे देता हूँ, बॉलीवुड, कोविड-19, यहां तक हिंट दिया। हाँ, कंगना रनावत अपने आप में बेटा महान है, वो अलग क्लास था। Z+ सिक्योरिटी उनको ही मिला है, Z+ सिक्योरिटी उनको मिला है बेटा। ये सब कुछ नहीं होते बेटा, ये पॉलिटिक्स स्टंट होते हैं और कुछ नहीं, समझा? उसी को मिला था और किसी को मिला? अभी तक आपकी लाइफ में किसी को सुना कि Z+ सिक्योरिटी मिला? सबसे पहले तो उन्हीं को देखा, तभी से उनका नाम क्या पड़ गया? रानी लक्ष्मीबाई। यही है ना, सब उनको वही बुलाते हैं ना। चलो, तो ये क्या है बेटा? सिंगल इंडिविजुअल भी कभी कभी क्लास माना जाता है। क्लास, अच्छा, उनको ये Y+ सिक्योरिटी क्यों मिला था? उन्होंने क्या इल्ज़ाम लगाया था कि मुझे महाराष्ट्र में खतरा है। यही बोला था ना कि महाराष्ट्र में मुझे खतरा है, उद्धव ठाकरे जी से खतरा है, वगैरह से खतरा है। तो जाके सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया था? Y+ सिक्योरिटी। ठीक है, जबकि उन्होंने कभी ये नहीं बोला कि मैंने कमाया भी महाराष्ट्र में ही है। कमाया भी कहाँ है तुमने? महाराष्ट्र में। तब खतरा नहीं था, लेकिन अभी खतरा है। चलो, तो ये सिंगल इंडिविजुअल के लिए क्लास बना। लास्ट क्या लिखा हुआ है? इट इज नॉट नेसेसरी फॉर द स्टेट टू प्रूव द लॉ प्रोवाइड्स इक्वलिटी। ध्यान से बेटा, तेरे साथ गलत हो रहा है, तुझे प्रूव करना है कि लॉ इक्वल नहीं है। कभी गवर्नमेंट नहीं प्रूव करेगा, तुम्हें प्रूव करना है कि गवर्नमेंट ने मेरे साथ गलत किया, गवर्नमेंट ने लॉ गलत बनाया, किसी को फायदा मिल रहा है किसी को नहीं, ये आपको प्रूव करना है। लॉ मेकर कभी प्रूफ नहीं करेगा। आ रहा है समझ में या नहीं? पक्का?
कोई दिक्कत? याद हो गया आर्टिकल 14? जल्दी बताओ आर्टिकल 14 कितने चीज़ों की बात करता है? 2, कौन कौन सी? इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें किसका केस अपन को पढ़ना है? रामकिशन डालमिया। याद रहेगा? चलिए बेटा, नेक्स्ट बातें हम कर रहे हैं बेटा आर्टिकल 15 की। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ, पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बेटा इंपॉर्टेंट, तभी तो बोला ये एग्जामिनर का मूड फिर गया तो पूरा लॉ इसी से बना देगा। और मैं तो बोलता हूँ एक दिन इंडियंस का टेस्ट रखा जाना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सारे इंडियंस का टेस्ट लो, किसको कॉन्स्टिट्यूशन कितना आता है। आजा बेटा, आर्टिकल 15 सिर्फ 6 बातें बोलूंगा इसमें। कितनी? ओनली 6 बातें। ध्यान से, 6 चीजों पे कभी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। क्या क्या लिखा हुआ देखो वहां पे? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, इसके ऊपर कभी भी डिस्क्रिमिनेशन। लेकिन ध्यान से वर्ड को जरा ध्यान से देख बेटा। नो सिटीजन, नो सिटीजन, सिर्फ सिटीजन के साथ बोल रहा है, मतलब नॉन सिटीजन के साथ हम ऐसा कर सकते हैं। आर्टिकल 15 को अगर गहराई से पढ़ा जाए तो क्या बोल रहा है? पहला लाइन देखो क्या लिखा है? द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी सिटीजन। ध्यान से बेटा, सिर्फ किसकी बात कर रहा है ये? सिटीजन के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे। कौन से ग्राउंड पे? रिलीजन के ग्राउंड पे, रेस के ग्राउंड पे, कास्ट के ग्राउंड पे, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, आज से याद करो, आज से कुछ सालों पहले महाराष्ट्र में ऐसा ही डिस्क्रिमिनेशन हुआ था। उस टाइम बोला गया था कि यूपी एंड बिहार के लोगों को बाहर निकालो। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। आपको एक बात बताऊं, जितने भी लोग बोलते हैं ना यूपी एंड बिहार के लोग को बाहर निकालो, निकाल के देखो, तुम्हारी स्टेट ठप पड़ जाएगी। तुम जितने भी वर्कर क्लास के लोग हैं ना बेटा, वर्कर क्लास के लोग, वो सारे के सारे कहाँ के? बिहार और यूपी। आज महाराष्ट्र में इतने ऑटो ड्राइवर सब के सब कहाँ के? यूपी। वेजिटेबल वाले, गटर साफ करने वाले, सब के सब बेटा कहाँ के? यूपी। यहाँ तक कि तुम्हारी बिल्डिंग, जिस आलीशान बिल्डिंग में रह रहे हो ना, जिस बिल्डिंग में बैठ कर भी क्लास पढ़ रहे हो, वो सब कहाँ के? यूपी बिहार के। क्यों? क्योंकि उनकी स्टेट की गवर्नमेंट कुछ करती नहीं उनके लिए, इसी वजह से उनको कहाँ आना पड़ता है? दूसरे स्टेट में। अभी यूपी एंड बिहार सबसे रिच स्टेट है बेटा, किसमें? नेचुरल चीज़ों में। सबसे ज़्यादा लैंड रिसोर्स बिहार, सबसे ज़्यादा लैंड रिसोर्स यूपी के पास, पंजाब के पास। खाली ज़मीन कितनी पड़ी हुई है। अभी चाहे तो इंडस्ट्री का अटैक आ सकता है किस पे? बिहार के ऊपर, लेकिन बिहार में कोई भी इंडस्ट्री जाना नहीं चाहती। इसका एक ही रीज़न है, बिहार समुद्र के एरिया में पड़ता ही नहीं है। और जब समुद्र के एरिया में नहीं पड़ोगे तो वहाँ का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा, और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्टली हो जाएगा तो आर्टिकल महंगा बनेगा। अब जितनी ही मेट्रो सिटी है ना, जितनी ही मेट्रो सिटी है, कौन कौन सी मेट्रो सिटी है? मुंबई, चेन्नई, कोलकाता और दिल्ली। सिर्फ दिल्ली को छोड़ के, दिल्ली भी देखा जाए तो सी रूट से बहुत पास में कनेक्टेड है, लेकिन मुंबई, कोलकाता और चेन्नई पूरा सी रूट में बेस है, इसलिए यहाँ पे बेटा एक्सपोर्ट इंपोर्ट ज़्यादा होता है। दिल्ली से मुंबई जाने में कितना घंटा लगता है? फ्लाइट से शायद 2 या 1 घंटा लगता है, कुछ 1.5 घंटा है ना। और बाई रूट कितने घंटा लगेंगे? मुश्किल से 12 घंटे। 12 घंटे में अपन दिल्ली पहुंच जाएंगे, तो वो इजी हो जाता है। लेकिन बिहार जाने के लिए 3 दिन। 3 दिन लगता है बिहार तो 3 दिन लगता है। 3 दिन लगता है। ट्रेन से हम लोग जाते हैं ना बेटा 36 आवर्स। फ्लाइट से जाएंगे क्या? अरे नालायक, मैं इकोनॉमिक्स समझा रहा हूँ, नालायक की फ्लाइट से आने की बात। वो समझ में आया? पक्का? तो ध्यान से, आर्टिकल 15 सिर्फ किसकी बात कर रहा है? सिटीजन के साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन नॉन सिटीजन के साथ ऐसा हो सकता है। नॉन सिटीजन के साथ ऐसा हो सकता है। क्लियर है? ओनली सिटीजन के साथ याद रखना। लेकिन ध्यान से बेटा, 2 केस ऐसे हैं जहां पे सिटीजन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। अभी मैंने क्या बोला? सिटीजन के साथ इन 5 चीजों पर डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन 2 केस में हम सिटीजन के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन करेंगे। वो 2 केस है बेटा, वुमेन एंड चाइल्ड। वुमेन एंड चाइल्ड, यानी इंडियन गवर्नमेंट को लगता है कि चाइल्ड के साथ गलत हो रहा है, वुमेन के साथ गलत हो रहा है, तो इनके लिए अलग से लॉ बनाए जा सकते हैं। कुछ क्लास ऑफ चाइल्ड के साथ गलत हो रहा है तो उनके लिए अलग से लॉ बनाए जा सकते हैं। आ रही है बातें समझ में? पक्का याद रहेगा? ऐसे कभी-कभी मैन इन लोग के साथ भी गलत होता है तो उन लोग के लिए लॉ नहीं बनाते। किसके लिए? मैन वगैरह नहीं, मैन इस दुनिया में रहते ही नहीं।
मैन की बात ही मत करो बेटा, इंडिया में मैन का कोई वजूद ही नहीं है। अब इसके ऊपर मेरे से बहस करना चाहोगे ना, 3 घंटे का स्पीच दे दूं मैं, ठीक है। इंडिया में मैन का कोई वजूद ही नहीं है। एक एग्जांपल सुनना चाहते हो तो बेस्ट एग्जांपल देता हूँ बेटा, लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और देखना मैन के साथ कितना डिस्क्रिमिनेशन होता है। एक बात बताओ, अगर कोई पर्सन लव अफेयर में फंसता है, लव अफेयर, करेक्ट है, मान लेते हैं कुशल का एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। कुशल की मान लो, नहीं छोड़ो कुशल छोड़ो, मिस्टर ए लेते हैं, नहीं मिस्टर ए लेते हैं, चलो कुशल पे ही फिट बैठेगा, ठीक है। मान लो कुशल का एग्जांपल लेते हैं बेटा। कुशल की मान लो गर्लफ्रेंड है, ये 7 साल से डेट कर रहा है, ठीक है। रिसेंटली इन दोनों ने डिसाइड किया कि अपन शादी करेंगे पेरेंट्स को बता के, करेक्ट है। बट पता दिक्कत क्या थी, दोनों के कास्ट अलग थे, दोनों के कास्ट अलग थे। जब बेटा कास्ट अलग होता है ना, जनरली बॉयज़ की फैमिली मान जाती है, मानती किसकी नहीं है, वो गर्ल्स की फैमिली मान जाती है, लेकिन गर्ल्स के जो बाजू वाले होते हैं ना, वो नहीं मानते, करेक्ट है। अब मान लो ऐसा ही सिलसिला हुआ। अब कुशल की गर्लफ्रेंड के पापा ने कुशल के पीछे पुलिस लगा दी है। कुशल भाग गया था साउथ अफ्रीका, वहाँ से उसको उठा के लाया गया, ठीक है। चलो अब एग्जांपल सुनना। अब मान लो कुशल पकड़ा गया, मुंबई पुलिस लेके आई। अब मुंबई पुलिस के सामने में कुशल भी है, कुशल की गर्लफ्रेंड भी है और उसके पापा भी हैं। मुंबई पुलिस ने बस इतना सवाल पूछा कुशल की गर्लफ्रेंड से, बेटा बता क्या कुशल ने तुझे ज़बरदस्ती शादी वादी करने की बात की, वगैरह वगैरह सब पूछा। ना तो कुशल की गर्लफ्रेंड ने मुंडी ऐसे हिलाई, ना ऐसे हिलाई, ना ऐसे हिलाई। पुलिस डीम्ड टू बी गिल्ट पर्सन, सीधा कुशल को कहाँ डाल दिया, लॉकअप में, ठीक है। फुल रात लॉकअप में अच्छे से इलाज की कुशल की, किसने की, पुलिस वालों ने। आपको पता है जब भी हम ऐसे कोई कांड करते हैं ना, तो घर वालों को पक्का पता हो या ना हो, दोस्तों को हमारे कांड पूरे पता होते हैं, करेक्ट है। तो कुशल की गर्लफ्रेंड ने अपने दोस्तों को बता रखा था, तो उनकी गर्लफ्रेंड के उनके दोस्तों ने क्या बोला, तूने कुशल के साथ गलत किया, 7 साल से तुम्हारा अफेयर, 7 साल से तुम रिलेशनशिप में, लेकिन कुशल का जब बारी आया तो तुमने बिल्कुल साथ नहीं दिया, जबकि कुशल ने 7 साल से तेरे लिए कितना कुछ किया है। अब उसकी गर्लफ्रेंड को थोड़ा अक्ल ठिकाने में आया, सुबह आती है और पुलिस वालों को क्या बोलती है, सर वी आर एडल्ट और हम दोनों एक दूसरे से 7 साल से रिलेशनशिप में हम शादी करना चाहते हैं, वो मेरे पापा ही नहीं चाहते। अब पुलिस वाले ने पता है क्या बोला अपने हवलदार को, जा बेटा कुशल को बाहर निकाल के ला, ठीक है। कुशल आया, एकदम गया था दोनों पैर पे, लेकिन आया थोड़ा डिफेक्ट होके। पता है पुलिस वाला क्या बोलेगा, कुशल सॉरी फॉर द लास्ट नाइट, जो भी आपके साथ हुआ उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। किसका लेक्चर है, सीए फाउंडेशन, दूसरे रूम में। तो कुशल को पनिशमेंट मिली, ठीक है। अच्छा बताओ ऐसा उल्टा होता तो, और एक लॉ समझाता हूँ। इंडिया में आप किसी को शादी के लिए फोर्स कर सकते हो, नहीं। इसका भी बेटा एडवर्स लॉ है हमारे इंडिया में। एक मूवी मैंने बहुत बचपन में देखी थी, वो मूवी मुझे तब समझ में आई जब मैंने सीएस किया। मूवी का नाम था राजा की आएगी बारात, रानी मुखर्जी ने उसमें रोल प्ले किया था। वो मूवी मैंने बहुत बचपन में देखी थी, आई थिंक 5 या 6 साल या 7 साल का होगा तब देखा था। बट वो मूवी जब मैंने सीएस किया तब मुझे उस मूवी की एक्चुअली मीनिंग समझ में आई। एग्जाम्पल दूसरा लो, मान लो कोई कपल है, 4-5 साल से रिलेशनशिप में है, उनके बीच में फिजिकल रिलेशन भी हो चुका है। अब अगर मान लो इस बीच में लड़की मना कर दे शादी करने से, अब अगर मान लो लड़का बोल रहा ना मैं तो शादी इसी से करूँगा, क्या कोर्ट बोलेगी, नहीं ना। कोर्ट क्या बोलेगी, यू कांट फोर्स द गर्ल। उल्टा करो, लड़का मना कर दे मैं नहीं कर रहा, अब कोर्ट क्या बोलेगा, यू विल हैव टू मैरी। ये हमारा लॉ है। उसके साथ में फिजिकल वो प्रूफ करने की जरूरत ही नहीं है, लड़की है प्रूफ्ड है, नहीं लड़की है प्रूफ्ड है, वो हमारी गवर्नमेंट फिर सबूत नहीं मांगती है। अरे ठीक है, समझ में आ रहा, अरे है तो है, बस बोल रहा हूँ, नहीं मानती, कुछ नहीं मानती, कुछ नहीं मानती। एक बार लड़के ने इल्ज़ाम लगा दे ना बेटा, तो उसको गवर्नमेंट क्या मान लेती है, हाँ करेक्ट ऐसा हुआ ही होगा। लेकिन लड़का कुछ भी बोल ले तो गवर्नमेंट से ज़्यादा सोसाइटी घुस जाती है। हाँ, इसीलिए बेटा इंटरफेयर हो जाता है। समझ में आया नहीं आया, पक्का। चलो ये था हमारा आर्टिकल 15। तो आर्टिकल 15 में सिंपल याद क्या रखना है, रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ के बेस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा सिटीजन के बीच में, लेकिन हो सकता है कब,
नहीं, सिटीजन में भी हो सकता है। कब? जब माइनर हो, मतलब चाइल्ड हो और वुमेन हो। क्लियर है? नेक्स्ट आता है बेटा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 वेरी सिंपल। आर्टिकल 16 क्या बोल रहा है कि पब्लिक ऑफिस का अगर केस होगा, पब्लिक ऑफिस मतलब पब्लिक जॉब, गवर्नमेंट जॉब, इसमें भी हम कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेंगे, सबके लिए गवर्नमेंट जॉब एक जैसा ही रहेगा। एक बात मुझे बताओ, कभी तुमने ऐसा सुना है कि गवर्नमेंट जॉब इस कास्ट के लिए है, गवर्नमेंट जॉब इस कास्ट के? ऐसा नहीं होता ना। लेकिन आर्टिकल 16 में एक एक्सेप्शन लिखा हुआ है, SC, ST, OBC, इनके लिए रिजर्वेशन हो सकता है। ठीक है? हो सकता नहीं बेटा, होता है। क्लियर है? अब ये मत पूछना क्यों। हाँ, इसको अगर समझना है ना, इनके लिए रिजर्वेशन क्यों होता है, तो बेटा एक इसी पे रिजर्वेशन कास्ट पे एक मूवी बनी हुई है अमिताभ जी की, और उसमें ये भी है सैफ अली खान। मूवी का नाम मुझे याद, आरक्षण। ठीक है? मूवी देखना बेटा, तुम्हें समझ में आ जाएगा कि हमने शेड्यूल कास्ट वालों के लिए क्यों ये इतना मूवी कौन देखा? घर पे आके झाड़ू पोछा करना रहता है। तो क्या करना होता है भाई, अकेले रहता हूँ। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने जब ये लॉ बनाया था ना बेटा, उस टाइम, अभी देखा जाए तो ऐसा नहीं होना चाहिए, इस चीज़ को हटा दें, लेकिन उस टाइम ऐसा ज़रूर था। जनरली शेड्यूल जो लोअर क्लास के लोग होते थे ना, उसके साथ शोषण बहुत होता था। और कौन शोषण करते थे? अपर क्लास वाले बहुत शोषण करते थे। आज भी है बेटा, गांव वगैरह में पता है, हमारे विलेज में आपने कास्ट सुना है? ब्राह्मण और एक होता है राजपूत। ये बेटा कास्ट थोड़ी है, भगवान। ये इतना अनटचेबिलिटी करते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं है बेटा, बिल्कुल भी लिमिट नहीं है। ब्राह्मणों के फैमिली में या राजपूतों के फैमिली में बेटा काम करने वाले वर्कर नॉन कास्ट हो सकते, लेकिन वो लोग तुम्हारे साथ बैठ के खा नहीं सकते। तुम उसके हाथ का बनाया हुआ खाना खा लोगे, लेकिन वो तुम्हारे साथ बैठ जाए ना खाना खाने को, खाना उठा के फेंक देते हैं ये लोग। इसको बोलते हैं अनटचेबिलिटी। तो उस टाइम क्या था, शोषण बहुत ज़्यादा था, इसलिए उनको अपलिफ्ट किया गया था कि भाई तुम्हारे लिए इतना सीट रिजर्व रहेगा। लेकिन आज के दिन देखा जाए तो मुझे हटा देना चाहिए चीज़ें, क्योंकि आज के दिन सबके लिए इक्वल ट्रीटमेंट। हाँ, आज भी कुछ लोग हैं जैसे आदिवासी लोग हैं, उनको इक्वल ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, तो उनके लिए आप बना के रखो तो चलेगा। चलो देखो आर्टिकल 16 क्या लिखा हुआ है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन इन द मैटर रिलेटिंग टू द एम्प्लॉयमेंट एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एनी ऑफिस अंडर द स्टेट। No citizen shall on any ground, only on religion, race, caste, sex, place of birth, reside or any of them be ineligible for discrimination against the respect of any employment of office। ध्यान से बेटा, कभी भी आपको स्टेट वाइज, ठीक है, या कास्ट वाइज या रिलीजन वाइज हम कभी ये नहीं मना कर सकते। अब मुझे बताओ, क्या मुंबई का बंदा दिल्ली में जाके जॉब नहीं कर सकता? क्या दिल्ली का बंदा मुंबई में आके जॉब नहीं कर सकता? क्या बिहार के लोग मुंबई में आके जॉब नहीं कर सकते? सब कहीं भी जॉब कर सकते। बोला ऐसा कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा एम्प्लॉयमेंट में, चाहे वो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो या वो नॉन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट हो, याद रहेगा। लेकिन चौथे लाइन में देखो क्या लिखा हुआ है, बट स्टेट इसके लिए बैकवर्ड क्लासेस के लिए अलग से लॉ बना सकता है। ये मैंने पहले बता दिया, जैसे हमने एग्जाम्पल क्या लिया था, ST, SC और OBC। आपको पता है गवर्नमेंट जॉब में जनरली उनको अप्लाई करना चाहिए जो ST OBC में हो। चलो ये था बेटा हमारा आर्टिकल 16। अब आ जाओ आर्टिकल 17, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी समझते हो? छुआछूत। अनटचेबिलिटी नॉट अलाउड, मतलब क्या? आप किसी को फेवर कर रहे हो और किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, वो अलाउड बेटा इंडिया में नहीं है। अच्छा, आप सब में से बहुत लोगों ने टेलीविजन पे एक ऐड देखा होगा। एक ऑफिस होता है जिसमें से एम्प्लॉई अनाप शनाप बहाने देके निकल रहे होते हैं। एक स्कूल होता है जिसमें से कुछ बच्चे अनाप शनाप बहाने देके निकल रहे होते हैं। उस एड में एड्स के बारे में बताया गया था कि एड्स जैसे ही किसी को होता है, लोग क्या करना शुरू कर देते हैं, डिस्क्रिमिनेशन, उससे दूर रहना, उसके पास नहीं जाना। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन करने लग जाते हैं। देखा जाए तो कोविड भी वही था बेटा। कोविड में तो लोग इतने थे कि घर में 4 कमरे में 4 लोग था या नहीं था, डिस्क्रिमिनेशन वहां भी हो रहा था, बट वो तो एक सिचुएशनल चीजें था। तो लॉ मेकर क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 17 में हम डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, मतलब अनटचेबिलिटी हम किसी के साथ नहीं करेंगे। और आर्टिकल 18 क्या बोलता है, एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब क्या? एक बात मुझे बताओ, तुम सर किसको बुलाते हो? सर किसको बुलाते हो? अपने से बड़ों को या जो पढ़ाता है उसको? जनरली इंडिया में बेटा सर उसको बुलाता है जो पढ़ाता है।
जो पढ़ाता है, गुरु को हम सर बोलते हैं। बट ऐसा नहीं है बेटा, सर कोई टाइटल नहीं है, सर एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। आप चाहो तो अपने डैड को भी सर बोल सकते हो, ठीक है। बट हम किसको बोलते हैं जनरली, जो हमें पढ़ाता है, टीचर को हम क्या बोलते हैं, सर। बट सर क्या है बेटा, एक रिस्पेक्ट देने का तरीका है। एक बात मुझे बताओ, तुम जब पढ़ लोगे तुम्हारे नाम क्या लगेगा, CS CS CM है, यही लगेगा ना। क्या ये टाइटल सब लगा सकता है? नहीं। ये एकेडमिक टाइटल है। आपने देखा होगा हरियाणा में, यूपी में, इन सब में बेटा एक डिस्क्रिमिनेशन बहुत होता है। गाड़ियों के ऊपर लिख के चलते गुज्जर, जाट, राजपूत। क्या कर रहे हो तुम? डिस्क्रिमिनेशन, इसको बोलते हो डिस्क्रिमिनेशन करना। एक पर्टिकुलर टाइटल को तुम क्या कर रहे हो बेटा, सपोर्ट कर रहे हो। लेकिन अगर कोई एकेडमिक टाइटल है तो वो अलाउड है। अब किसी ने अपने गाड़ी के ऊपर लिखा आर्मी, एकेडमिक टाइटल है बेटा, वो तूने टाइटल हासिल की है। किसी ने अपने गाड़ी पे लिख रखा है CS, हासिल की है। लेकिन आप CS हो भी नहीं, फिर भी CS, ठीक है ना। कुछ लोग बेटा मुंबई में बहुत स्मार्ट होते हैं। मुंबई में पार्किंग हर एक स्टेट में ऐसा हो चुका है, अगर अनऑथराइज पार्किंग करोगे तो गाड़ी टो करके ले जाएंगे। तो कुछ लोग इतने स्मार्ट होते हैं ना बेटा, गाड़ी के पीछे लिख देते पुलिस, अब पुलिस चौकी के सामने जाके खड़ी कर देते हैं। गाड़ी किसकी है? पुलिस वालों की है, ठीक है। ऐसा मैंने भी कुछ टाइम किया था। जब मैं मुंबई में नया आया था तो मुझे पता नहीं था यहाँ पे पार्किंग किधर है नहीं है, तो पार्किंग के लिए घूमना पड़ता था, किधर किधर पार्किंग लगाऊँ। तो पीछे एक BMC का ऑफिस था, तो वहाँ पे BMC की गाड़ियाँ लगी रहती थी। तो मैंने भी अपने गाड़ी के पीछे लिख दिया, स्टिकर लगा दिया BMC टेम्प्रेरी। जब पार्किंग करना होता था चिपकाता था, पार्किंग के बाद निकाल लेता था। ऐसा करके 1 साल तक तो चला। 1 साल तक मैंने ऐसे ही पार्किंग किए थे, क्योंकि मुझे पार्किंग के लिए जगह नहीं मिलती थी। मुंबई में देखते हो कहीं भी गाड़ी उठा लेते हैं, ठीक है। तो आप ये टाइटल, क्या आप टाइटल के लिए एलिजिबल थे? नहीं। अब अपनी गाड़ी के आगे पुलिस लगा के घूम रहे हो, चलेगा? ऐसा केस बेटा रिसेंटली यूपी में हुआ था। यूपी में एक पर्सन को लाल बत्ती की गाड़ी में घूमना था, यंग ब्लड ही था, ठीक है। सोचा मैं लाल बत्ती की गाड़ी में घूमूँ कैसे? नालायक ने दिमाग बहुत तेज लगाया, एम्बेसडर कार ली, एम्बेसडर कार के ऊपर लाल बत्ती लगा दी, ठीक है, और घूमना शुरू किया। इमेजिन नहीं करोगे, पुलिस वालों ने उसको फुल प्रोटेक्शन दी और उसने अपने आप को झूठ बताया कि आई एम अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। पूरे दिन यूपी में घूमा लाल बत्ती गाड़ी में, सामने पता चला कि ही इज़ नॉट अ डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर। मुझे इस बात पे हंसी इस बात की आई, यूपी पुलिस को इतना भी नहीं पता था कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कौन है उनके स्टेट का। हंसी इस बात की है, आपने अगर उस बंदे ने घूमा और आपको पूरे स्टेट में घुमा दिया और आप ये भी नहीं पता कर पाए कि वो रियली में डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है या नहीं। तो ये होता है बेटा एबोलिशन ऑफ टाइटल, मतलब किसी को नाम के आगे कोई भी एक टाइटल ऐसा लगाना जो अपर और लोअर कास्ट की फील करवाए, वो अलाउड नहीं है। लेकिन आपने अगर कोई एकेडमिक टाइटल ली है तो वो अलाउड है। याद रहेगा, ये है हमारा बेटा आर्टिकल 14 to 18। चलो जल्दी से बताओ, आर्टिकल 14 में क्या था? राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आर्टिकल 15, इंडियन सिटीजन्स को 5 केसेस में कोई डिस्क्रिमिनेशन, कौन से 5 केस? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 16, इन्हीं ग्राउंड पे, इन्हीं 5 ग्राउंड पे एम्प्लॉयमेंट में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। लेकिन इसके एक्सेप्शन क्या थे? बैकवर्ड क्लासेस के लिए हो सकता है। आर्टिकल 17, अनटचेबिलिटी अलाउड नहीं है। और आर्टिकल 18, एबोलिशन ऑफ टाइटल अलाउड नहीं है। क्लियर? बताओ आज हमने कितने आर्टिकल्स पढ़े? आर्टिकल 12, आर्टिकल 13 और आर्टिकल 14 से लेके 18। चलो रिकैप करो फटाफट एक बार। आर्टिकल 12 क्या था? स्टेट। कौन कौन आएंगे स्टेट की डेफिनेशन में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ विच स्टेट, लेजिस्लेचर एंड लोकल और अदर अथॉरिटी। कोई भी कंपनी कब स्टेट कहलाएगी? कौन सा केस? RD सेट्टी वर्सेस इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। 5 कौन सा? 100% कंट्रोल, 100% वोटिंग राइट, मोनोपोली स्टेटस, देन डिपार्टमेंट, पूरा कंपनी डिपार्टमेंट को ट्रांसफर कर दिया, और लास्ट सोवरेन फंक्शन। ठीक है। आर्टिकल 13 किसको डील करता है? लॉ वैलिड है या नहीं। इसके लिए 3 प्रिंसिपल, सेवरेबिलिटी, एक्लिप्स और वेवर ऑफ राइट। सेवरेबिलिटी क्या बोलता है? जो सेवरेबल है उसको अडॉप्ट करो और जो सेवरेबल नहीं उसको बाहर निकालो। लेकिन सेवरेबल नॉन सेवरेबल के बिना नहीं चल सकता, तो एंटायर लॉ बिकम्स एक्लिप्स। पुराने लॉ को हमने अडॉप्ट किया है तो सेम प्रिंसिपल अप्लाएंगे। और वेवर, लोगों को उनका राइट बता दो, राइट लेना या ना लेना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। करेक्ट है। फिर हमने क्या पढ़ा? आर्टिकल 14 से लेके 18। 14 किसको डील करता है?
राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी किसका? बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, किस चीज का लेक्चर है बेटा? BC दूसरे क्लास में। इक्वालिटी ऑफ लॉ, ठीक है। फिर हमने क्या पढ़ा था? आर्टिकल 15, 5 चीजों के बेस में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, किसके बीच में? सिटीजन्स के बीच में, लेकिन 2 केस में हो सकता है, वुमेन एंड चाइल्ड। 16, इन्हीं 5 चीजों पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा एम्प्लॉयमेंट पे, लेकिन हो सकता है कब? बैकवर्ड क्लासेस पे। 17 में अनटचेबिलिटी और 18 में एबोलिशन ऑफ टाइटल। क्लियर है? आज के लिए बेटा बस इतना ही। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे 19 से लेकर 32 तक। एक मिनट बेटा, फटाफट अटेंडेंस डिसाइड करना।